वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो होगा फॉर्मेट ऑफ जनरल बुक। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जनरल का, क्या होता है जनरल, कैसे रिकॉर्ड करना होता है जनरल में, और जनरल बनाना ही क्यों है, जनरल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि जनरल का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसके अंदर सारी आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, फॉर्मेट। और फॉर्मेट क्या है जनरल का, कुछ ऐसा है, टोटल में 5 कॉलम चाहिए होते हैं आपको जनरल में, जिसमें फर्स्ट कॉलम है आपका डेट का, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम डेट देन पर्टिकुलर्स, देन है आपका LF लेजर फोलियो, इसे बोलते हैं लेजर फोलियो, देन आता है आपका डेबिट अमाउंट और देन आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट हो गया डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जैसे कहा था कि जो जनरल बुक में रिकॉर्डिंग होगी वो डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पे होगी। तो अब इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करें, जैसे मैंने एक सैम्पल ट्रांजैक्शन ली है। सबसे पहले डेट, अच्छा डेट तो ऊपर ईयर भी लिखना पड़ेगा, वो बार बार लिखना पड़ेगा नहीं, आप ईयर एक ही बार लिख दीजिए, जिस ईयर की काउंटिंग कर रहे हैं 2020। अब इसके बाद जिस जिस मंथ की करते जा रहे हैं रिकॉर्ड करते जाइए, ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ईयर एक ही बार लिखना है आपको। उसके बाद मंथ भी एक ही बार लिख दीजिए कि मैं अप्रैल, जैसे अप्रैल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैंने अप्रैल भी लॉक कर दिया, पहले 2020, पहले 2020 रिकॉर्ड कर दिया, हमने लॉक कर दिया, अब इसको दोबारा नहीं लिखना, अब अप्रैल लॉक कर दिया, इसको दोबारा नहीं लिखना। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सिर्फ नंबरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करते तो 1 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020, 3 अप्रैल 2020, ऐसे ना करके हम एक ही बार ईयर लिखेंगे, मंथ भी एक बार लिखेंगे। जब ये मंथ एंड हो जाएगा अप्रैल वाला तो नेक्स्ट मंथ मई हुआ तो एक बार बस मई लिख के फिर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ना ही बार बार आपको मंथ लिखने की ज़रूरत है, ना ही बार बार आपको ईयर लिखने की ज़रूरत है, आप सिर्फ बस इसको एक बार लिख के डेट वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखना होता है, पर्टिकुलर्स के अंदर लिखना होता है एंट्री। जैसे मैंने भी एक रैंडम एंट्री ली है कि आपने गुड्स परचेज करे कैश पे, तो उसकी जो एंट्री बनती है गुड्स परचेज ऑन कैश, उसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी आइटम डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से आइटम्स डेबिट होंगे और कौन से आइटम्स क्रेडिट होंगे। अभी आप ये समझिए कि लिखना कैसे है। तो जो डेबिट आइटम होता है उसको स्टार्ट से लिखते हैं, जैसे परचेज अकाउंट था मेरा, तो परचेज अकाउंट और उसके जस्ट सामने एट द एंड जहाँ पर पर्टिकुलर्स खत्म हो रहा है वहाँ पर डेबिट लिख दिया, परचेज अकाउंट, और एंड में आपने वहाँ पर लिख दिया कि ये डेबिट है, तो इसका मतलब परचेज आपने डेबिट कर रखी है। अब पैसे चले गए तो टू कैश, कैश यहाँ पर क्रेडिट में दिखाना है, तो जो डेबिट में दिखाना है उसको ऐसे दिखाते हैं, जो क्रेडिट में दिखाना है उसके आगे 2 लगा देते हैं। 2 लगाना कंपलसरी होता है, आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो आगे हम 2 लगा देंगे और जो भी आइटम है जैसे कैश है तो कैश लिख देंगे और इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। अगर इतना लिखा है इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि ये क्रेडिट आइटम है और इसके हमने तो आपने बताई है कि ये डेबिट आइटम है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ऐसा ना हो आप 2 यहीं से ही स्टार्ट कर दें। देखिए मैंने गैप दे रखा है बीच में, मैंने आपको बीच में गैप दे रखा है, तो आपको भी ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन करते हुए जब आप उसकी एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर गैप जरूर देना है। ऐसा ना हो कि आप गैप ना दें। डेबिट में लिखने के बाद चलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम जो आपकी ऊपर आइटम लिखी है उसके हाफ से स्टार्ट करिए, कम से कम, थोड़े आगे से भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे से मत स्टार्ट कर देना कि टू कैश, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। रिकॉर्ड करने का तरीका, पहले आप ऊपर ऐसे डेबिट वाली आइटम लिखिए, सामने डेबिट, फिर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, लगभग हाफ स्पेस देके फिर आप क्रेडिट आइटम लिखिए जिसमें पहले आप 2 लगाएंगे फिर उस आइटम का नाम हो जाएगा। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आइटम आप लिखेंगे उसके आगे अकाउंट लिखना जरूरी है।
जो भी आइटम आप लिखेंगे, कितनी भी आगे एंट्री करिए, उसके आगे अकाउंट लिखना जरूरी है। तो अकाउंट आपको दिखाना ही दिखाना है, A/C, सिंपल शॉर्टकट में ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये तो है एंट्री रिकॉर्ड कैसे होती है। अब मैंने कहा था आपको डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। जैसे हमने इस ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या दिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। तो हमने 10,000 के गुड्स कैश में खरीदे, ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो वही लिखी है, आगे एक वर्ड लगा दिया बीइंग। तो बीइंग आपको नरेशन लिखने से, डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते थे हम, नरेशन। तो ये हमारी क्या हुई, नरेशन हुई। तो नरेशन लिखने से पहले स्टार्टिंग में आपको बीइंग लिखना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, अब कंपलसरी नहीं है, पहले कंपलसरी था कि आप बीइंग लिखिए। अब आपके ऊपर है कि बीइंग लिखना है नहीं लिखना है। मैं प्रेफरेंस देता हूं कि आप बीइंग लिखिए। तो बीइंग लिख के हर नरेशन, कोई भी जितनी भी नरेशन आप लिखेंगे हर एंट्री की, सबसे स्टार्टिंग होगी बीइंग, कॉमन है। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। तो बीइंग, उसके बाद ट्रांजेक्शन, ये क्या है ट्रांजेक्शन जो आपने ऊपर रिकॉर्ड करी है। तो ऐसे दिखाना है। इसके अलावा अमाउंट कैसे दिखाते हैं इसका, अमाउंट जो आपने आइटम डेबिट में रखी है, जैसे परचेज अकाउंट आपने डेबिट में रखा है, तो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, उसका अमाउंट कहाँ दिखाया, डेबिट कॉलम में, जस्ट उसके सामने डेबिट कॉलम में। और टू कैश ये आपने क्रेडिट में रखा है, तो इसी के सामने क्रेडिट, ये कहाँ दिखा रहे हैं हम, क्रेडिट कॉलम में। जिसको आपने डेबिट में रखा है वो डेबिट कॉलम में दिखाना है, जिसको आपने क्रेडिट में रखा है वो क्रेडिट कॉलम में दिखाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो कि यहाँ भी 10,000, इसके जस्ट सामने क्रेडिट में 10,000, सामने नहीं, थोड़ा सा स्पेस। जैसे आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के वक्त स्पेस दिया है डेबिट, तो डेबिट, उसके नीचे आपने क्रेडिट लिखा है, तो यहाँ पर भी जब आप अमाउंट चढ़ाएंगे तो वो एग्जैक्ट इसके सामने होना चाहिए, ना कि इसके सामने। वो एग्जैक्ट इन दोनों में स्पेस होना चाहिए। क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम हैं। इसके अलावा लेजर फोलियो क्या होता है, जब मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई थी, इनके इस वीडियो ना देखिए हो तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार जरूर देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने कहा था कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाई का मतलब क्या था, क्योंकि जनरल एंट्री तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो हम उसमें से जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी पोस्टिंग कर देते हैं लेजर अकाउंट में। कहाँ कर देते हैं पोस्टिंग, लेजर अकाउंट में, और सारी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे सपोज मेरे से राम ने साल में 20 बार गुड्स खरीदे, मैंने उसको 20 बार सेल करा, तो अब मैंने जनरल एंट्री तो करी होगी 20 टाइम्स, मगर अगर राम मुझसे पूछने आ जाए कि भाई साहब मेरा हिसाब बता दीजिए कि मैंने आपको कितने रुपए देने हैं, तो मैं अब एंट्री खोल के थोड़ा ना चेक करूँगा, मुझे 1 मिनट से पहले राम को बताना है, जिससे मेरा टाइम बच जाए, उसका भी टाइम बच जाए। तो इसके लिए क्या करा जाता है कि राम ने जो 20 बार मुझसे गुड्स परचेज करे हैं, जो मैंने उसको सेल करे हैं, मैं वो सारे एक जगह रिकॉर्ड कर लूँगा एक अकाउंट में, कि इस डेट पे इतने करे थे, इस डेट पे इतने करे थे, ऐसे 20 टाइम्स मैंने उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया और टोटल अमाउंट निकाल लिया। अब होगा क्या, जब राम मेरे पास आएगा मैं सिर्फ वो वाला देखूंगा राम का अकाउंट, और मैं उसको बता दूंगा जी इतना बैलेंस है। तो ऐसे ही जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं जनरल में, सबके अपने अकाउंट होते हैं। जैसे मैंने एक रैंडम ले लिया कि राम का अकाउंट नंबर 1 है, अकाउंट नंबर मतलब खाता नंबर। हम जनरल के बाद खाता भी बनाते हैं हर इंसान का। आपने कभी किसी से गुड्स परचेज करे होंगे तो देखा होगा, लाल कलर की एक बुक रखते हैं वो अपने पास, जिसमें लिखते रहते हैं उधार कितना है, किसका क्या खाता नंबर है, तो उससे वो पहचान जाती है, वो तुरंत आप उसको सामने वाले को उसका बैलेंस बता सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे तो हम लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन करता है बिजनेसमैन, कितनी चीज़ों की आप बार बार खोल के देख लोगे। तो इसीलिए हर जो आपने ट्रांजैक्शन आइटम रिकॉर्ड करी है सबका इंडिविजुअल लेजर अकाउंट जरूर होगा, और ये बनता रिकॉर्डिंग के बाद है। ये 3rd स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, रिकॉर्डिंग करने के बाद ही बनता है। अब जैसे हमने लिया राम का अकाउंट नंबर 1 दे दिया, परचेज अकाउंट नंबर 2, कैश अकाउंट नंबर 3, मशीनरी अकाउंट नंबर 4। अब यहाँ शो कैसे करना है, परचेज के आगे, अब परचेज का अकाउंट नंबर क्या है 2, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। कैश का अकाउंट नंबर क्या है 3, तो आपने यहाँ 3 लिख दिया। इसका मतलब ये जो आपने आइटम लिखी है 10,000 की,
इसका इफेक्ट कहाँ ट्रांसफर होगा? अकाउंट नंबर 2 में, और अकाउंट नंबर 2 किसका है? परचेज का, वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। आप उसके बाद वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको कैश, अब कैश का अकाउंट नंबर 3, तो इसका इम्पैक्ट 10,000 का कहाँ जाएगा? अकाउंट नंबर 3 कैश में, तो वहाँ इसका इम्पैक्ट चला जाएगा। वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको बार बार जनरल एंट्री आके देखने की जरूरत नहीं होती है। मगर ये आपको ना 11th में, ना 12th में, ना फर्दर स्टडी में ये रिकॉर्ड नहीं करना होता है। ये सिर्फ तब दिखाते हैं जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, जब आप रियल में अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे इन दी प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अभी ना 11th में ये दिखाना होता है, ना ही 12th में दिखाना होता है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि ये लेजर फोलियो क्यों बनाया गया, क्योंकि जनरल से ट्रांजैक्शन कहाँ ट्रांसफर होने वाली है? लेजर में। तो ये लेजर फोलियो मतलब लेजर का नंबर है कि किस खाता नंबर में ये ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर होनी है। तो आपको नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, आपको बता दिया। ये कॉलम हमेशा आपका क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। 11th में भी, 12th में भी, फर्दर स्टडीज़ में भी ये आपका हमेशा ब्लैंक रहेगा। इसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आया? अब आपकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है? क्या देखा हमने कि ये तो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ईयर एक बार लिख देंगे, मंथ एक बार लिख देंगे, उसके बाद डेट आ जाती है। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है, ऊपर वाला हिस्सा डेबिट होता है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे के 2 लिख के फिर आइटम लिखते हैं। इसका मतलब ये क्रेडिट वाला है, ये डेबिट वाला है। दोनों आइटम, जितनी भी आइटम लिखेंगे उसके आगे आपको अकाउंट लगाना कंपलसरी होता है। ये लिखने के बाद आप नरेशन लिखते हैं, जिसकी स्टार्ट बीइंग से होगी, कंपलसरी नहीं है, लगाना चाहिए, कंपलसरी नहीं है मगर अब। और उसके बाद ट्रांजैक्शन जो आपकी थी वो आपको लिख देनी है। इस पार्ट को नरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? और इसके अलावा अमाउंट कैसे दिखाते हैं? जो आपने डेबिट में लिखा है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, जो आपने क्रेडिट में लिखा है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, मगर जस्ट उसके सामने होना चाहिए। ये दोनों फिगर कभी भी सामने नहीं होने चाहिए। डेबिट वाला डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में, मगर एग्जैक्ट उसके सामने। और लेजर फोलियो किस लिए बनाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र करेंगे बाद में अकाउंट में, तो ये उनके खाता नंबर हैं। आपको इसके लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कॉलम ब्लैंक ही छोड़ना है, बस दिखाने के लिए है। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ जनरल बुक, जो आपको ये फॉर्मेट, इसी के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। इतना क्लियर हो गया? ध्यान से देख लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फॉर्मेट आगे यूज़ होने वाला है ये। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब ट्रांजैक्शंस को इस फॉर्मेट में अलग अलग आइटम जो भी हैं, जितनी भी हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो कैसे करा जाता है। अब उसकी प्रोसेस सीखेंगे और वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं, हमने आगे गोल्डन रूल्स पढ़ने हैं, जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी आइटम को डेबिट में रखना है और कौन सी आइटम को क्रेडिट में रखना है। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।